गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्या शुरू करने वाले थे? तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया जो क्वेश्चन शॉर्टकट अप्लाई किए थे, उसको कुछ अप्लाई करके देखे कैलकुलेशन में? यस मैम किए थे। किए हो, चलो अच्छा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे फिर? कैलकुलेशन उसी में आगे करें। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग कोई ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जो पढ़े हुए हैं जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है? अमितेश, यस मैम। रोल नंबर मेंशन नहीं किया। रोल नंबर आईडी नहीं आता है आपका। रोल नंबर इसको सेटिंग में जाके रोल नंबर और आईडी डाल दो ना, उससे यह शो करेगा। ठीक है, बताओ मुझे अभिजीत, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो किए हुए हो जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है? मैम ट्रीगो चल रहा था हम लोग ट्रिगो, का अभी। अच्छा ट्रिगो पढ़ रहे थे। और ट्रिगोनोमेट्री के सिवा और भी क्या पहले से क्या पढ़े हुए हैं? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन पढ़े हुए हैं। एक मिनट। हाँ हेलो, बोलो क्या बोल रहे थे? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो चुका है? मैम चल ही रहा था हम लोग का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल ही रहा है, तो क्या नहीं था? और क्या, मतलब क्या कर चुके हो बताओ ना, उसके बेसिस पे हम नया टॉपिक अगर शुरू करेंगे तो उससे रिलेट करके करेंगे। नंबर सिस्टम हो चुका है। नंबर सिस्टम हो चुका था, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस मैम। हाई एंड डिस्टेंस हो चुका है। HCF एलसीएम हुआ है क्या? हाँ ये हो चुका है। HCF एलसीएम हो चुका है। फिर प्रॉब्लम ऑन नंबर्स हुआ है? प्रॉब्लम ऑन नंबर्स पढ़े हो? नंबर्स का आपस में रिलेशन, ये नंबर से ज्यादा है, उसका स्क्वायर इसके कुछ टर्म से कम है, ऐसा कुछ आपस में दिया हुआ है, अलग अलग नंबर का रिलेशन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैम याद नहीं आ रहा कुछ। नहीं क्या है, क्योंकि नंबर उसमें सिंपल ये दिया रहता है, जैसे एक्स वाई से इतना बड़ा है, वाई एक्स से इतना छोटा है, तो एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन। नहीं हुआ ये। नहीं हुआ है, तो ये शुरू करें हम लोग प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। जो ये इनफैक्ट अगर कहा जाए ना, तो ये जो कुछ टॉपिक होगा वो ऑलमोस्ट सारे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो भी टॉपिक आगे पढ़िएगा या फिर जो नहीं भी पढ़े हो या जो पढ़े हुए हो, उसमें कहीं ना उसका कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा आसान हो सकता है अगर इससे करोगे तो, रिलेट करके। करूँ ये शुरू? क्योंकि अगर वो पोर्शन कर चुके हो तो फिर उसको करने का कोई फायदा नहीं है। या फिर टाइम एंड वर्क करूं, प्रॉफिट लॉस, इससे रिलेटेड टर्म्स, जो भी बताओ। एक मिनट मैम रुकिए, हम सिलेबस देख के बताते हैं। ओके ओके। मैंने वो टर्म टॉपिक शुरू से शुरू किया था, बट बहुत सारा चीज पढ़े हुए हो तो फिर तो जो नहीं किया है वो करो, या फिर उसको हम थोड़ा बहुत करते हुए चले जाएं, यही हो सकता है। मैम प्रोबेबिलिटी पढ़ा लीजिए एक तो। या प्रोबेबिलिटी? यस मैम। ठीक है, बता सकते हैं। अच्छा प्रोबेबिलिटी में किस तरह का क्वेश्चंस, आप किसी पर्टिकुलर सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाह रहे हो? तो मुझे ये बताओ कौन से एग्जाम के लिए बोल रहे हो, उसके हिसाब से बताएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का अलग अलग एग्जाम
एग्जाम में ना कैट का लेवल अलग अलग होता है। बैंक का का मैम। कैट का कैट सब में आ जाएगा, सब बैंक सब इसमें आ जाएगा। ठीक है आशुतोष, क्या हुआ, चेक कर मैम वो लिए अभी तो? फिलहाल मिल नहीं रहा है मैम अभी सिलेबस फोन में, वो कॉपी में था, कॉपी यहाँ है नहीं। ठीक, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो तो हम प्रोबेबिलिटी से शुरू कर देते हैं। और क्या है कुछ प्रोबेबिलिटी का कंडीशनल और ये सारे टर्म्स थ्योरेटिकली पहले मुझे बताना चाहिए, या फिर प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बनाओ, प्रॉब्लम ओरिएंटेड या फिर थ्योरेटिकल टर्म, क्या समझना चाहोगे? थ्योरी का कुछ आइडिया है वो बताने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम के रेफरेंस में बता दूं, या फिर थ्योरेटिकली भी समझना है उस चीज को? मैम स्टार्टिंग से स्टार्टिंग theoretical। मतलब स्टार्ट से शुरू करना है, क्या है प्रोबेबिलिटी, चलो ठीक है ओके। देखो प्रोबेबिलिटी एक टर्म जो हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट के थ्रू जानते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ ऑकरेंस, जो भी कुछ भी होने का चांसेस। तो कुछ भी होने का चांसेस जो है ना वो दो तरह का होता है। एक किसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जैसे मान लो हम आपको पढ़ते हुए देख रहे हैं तो कहेंगे हो सकता है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1, मतलब आपका प्रोबेबिलिटी सक्सीड करने का बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, ऐसा बोला जा सकता है। ये मैंने किसके बेसिस पे बताया? ऑन द बेसिस ऑफ माई ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। सपोज जैसे आप लोग मैच देखते हैं तो मैच देखने में कोई सिक्सर मारने वाला है, कोई सेंचुरी मारने वाला है, ये कैसे बताते हो? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके पास रिकॉर्ड्स के बेसिस पे बताते हो। या फिर एक टर्म होता है जो मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना वो दो तरह से डिफाइन की जाती है। एक टर्म होता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, जो कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान का अपना पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होगा, अपना टर्म्स कंडीशन जो भी है उसके बेसिस पे वो बताएगा, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बात, ये बिल्कुल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन का ओपिनियन, एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे उसने कुछ भी रिजल्ट कहा, वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट आप उस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते। इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर कहा जाए तो प्रोबेबिलिटी में कभी भी ये नहीं होता है कि आपको 100% श्योरिटी मिल जाए। जैसे मान लो, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आप तक आज तक सुनते ही आ रहे होंगे, कॉइन टॉस कर रहे हैं। कॉइन टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आएगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, है क्या ऑप्शन? नहीं। नो मैम। अब अगर इसी में पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, तो आप लोग बहुत आराम से बोल देते हैं क्या होता है? 1/2। बताइए, यही बोला जाता है ना, इतना तो सुना भी होगा। अब मुझे ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इज इक्वल टू 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर बोल दिया जाए ये भी 1/2 होता है। और ये जो डिफाइन किया जाता है वो क्या हर कंडीशन में बदलेगा किसी भी सिचुएशन में? मान लो आप घर पे कॉइन टॉस कर रहे हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, कॉलेज जाके टॉस करोगे तो प्रोबेबिलिटी कुछ और हो जाएगी, कहीं और जाके करोगे तो प्रोबेबिलिटी कुछ और हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। हमेशा हर केस में रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। जहां रिजल्ट सेम मिले, ठीक है, और जो कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ भी इम्पैक्ट उसका ना पड़े। जैसे इसको अगर कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट ना समझ के इसको ऐसे समझो, आप एग्जाम दे रहे हैं, कैट का एग्जाम अभी कहा आपने, मान लो कैट का एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एग्जाम दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? 1/2। क्या होगा? यस मैम। है ना, 1/2 होगा। 1/2 क्यों होता है ये पता है ना? बिकॉज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आप लिखते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखते हैं, इसलिए 1/2 होता है ये। अब ये 1/2 है, अगर मान लो आप सपोज लक बाई चांस फर्स्ट अटेम्प्ट में हम एग्जाम देते हैं तो क्लियर नहीं होता, सपोज अगर नहीं होगा तो दूसरी बार जब आप एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं आपका पास्ट एक्सपीरियंस जरूर होगा जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ऐसा होता है या नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में? होता है मैम। ऐसा होगा, क्योंकि आप जब सेकेंड अटेम्प्ट लोगे तो कहीं ना कहीं आपने जो एग्जाम दिया था लास्ट टाइम कुछ ना कुछ
प्रॉब्लम, कुछ जो भी होगा, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस का हेल्प मिल जाएगा नेक्स्ट टाइम में। ये प्रैक्टिकली होता है, बट हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो ये दो चीज है जो समझना होता है प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर में, बहुत अच्छे से समझना होता है कि आप इस चीज को कैसे डील करेंगे। सो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बट अगर आप एग्जाम दे रहे हो दोबारा, तब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो वो 1/2 ही होगा। फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैलकुलेट करोगे तब भी वो 1/2 ही होगा। ये दोनों के केस में हमेशा 1/2 ही होगा, ये श्योर है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में जब यूज कर रहे हो उसको, तब इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज होता है। ये हम स्टडी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में करते हैं। यहाँ पे 3 तरह से प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर लो। सबको आपको नहीं पढ़ना है, बट आपको सबको समझना जरूरी है। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, सेकेंड वन इज मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड थर्ड वन इज स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 3 पार्टीशन में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव, सेकेंड इज मैथमेटिकल एंड थर्ड इज स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। आप जो डिफाइन करते हो 1/2, सबको प्रोबेबिलिटी ही कहा जाता है, और समझने के लिए पता चलता है बहुत लेंथी है, सिंपली एक प्रोबेबिलिटी टर्म बोल दिया जाता है, बट इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, अब आपके लिए समझना आसान होगा। पहला जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम मैथमेटिकली स्टडी नहीं करते। जैसे आज सपोज आपने कह दिया आज इसके सेंचुरी मारने के चांसेस होंगे, तो आपका ओपिनियन कुछ और होगा, आपके फ्रेंड का ओपिनियन कुछ और होगा, आपके फैमिली का ओपिनियन कुछ और होगा, तो सबका अलग अलग ओपिनियन है और सबने अपने ओपिनियन को कहा है कि प्रोबेबिलिटी देयर इज अ 50% चांस कि आज सेंचुरी मारने वाला है, देयर इज 80% चांस कि आज सेंचुरी होगा, ऐसा कुछ कुछ मान लो। सो ये सबका ओपिनियन बेस्ड है, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी। वो प्रोबेबिलिटी है, बट वो प्रोबेबिलिटी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे वो डिपेंड कर रहा है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। पहले ये चीज हटा लेंगे दिमाग से। दूसरा आएगा मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो सेकंड लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी है और जिसकी ऑथेंटिसिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहेगा। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया, अगर एग्जाम दे रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2। आपने दोबारा एग्जाम दिया है तभी वो 1/2 होगा। सपोज अगर थर्ड टाइम एग्जाम देने का केस आता है तब भी वो 1/2 होगा। नेक्स्ट दे रहे हो, कितना भी दे रहे हो, अल्टीमेटली हर बार वो 1/2 रहेगा। यही मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है। सो आप जो पढ़ते हैं वो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। लेकिन अगर इसी का स्टैटिस्टिकल बिहेवियर जो होगा चेंज करता है, तो वो हम स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के टर्म में डिफाइन करते हैं, जो एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? यस मैम। ठीक है, अब देखो हमें पढ़ना क्या है। जो मैक्सिमम केस में मैंने कहा कि आपको डील करना है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से। सो अब जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से डील करना है तो हम लोग बेसिकली इसी को देखेंगे पहले, उसके बाद उसका एक्सटेंशन पे जाएंगे स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी पे। अब यहाँ पे देखो टर्म्स क्या आता है। पहले आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जो आप जानते होंगे, हम बस रिवाइज करा दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। केसेस या आउटकम। फेवरेबल केसेस बोल सकते हो, आउटकम भी बोलेंगे, लेकिन आउटकम का थोड़ा मीनिंग अलग हो जाता है, बता रहे हैं क्या है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, या फिर टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस वर्ड, अगर हम एग्जैक्ट वर्ड साइंटिफिक यूज करें तो। सारे टर्म का हम मतलब बता रहे हैं, एग्जॉस्टिव केसेस। ठीक है, अब देखो इस चीज को समझो क्या है। फेवरेबल वर्ड जहां आता है दैट मीन्स, अगर क्वेश्चन आपने आउटकम वर्ड कहा है, हम आउटकम को कुछ इस तरह डिफाइन करें। मान लो डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट है, सपोज ए एक सेट है जिसमें हम कलेक्शन कर रहे हैं,
डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट का, जो कि डाइस थ्रो करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, और कुछ तो आएगा नहीं। नो मैम। सपोज मैंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है आपको, किसका निकालना है, आउटकम जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी। सपोज हम ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में मेरा है इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी। अब मुझे बताओ इवन नंबर क्या क्या है इसमें। 2 4 6 2 4 और 6। आप 2 4 6 तीनों एक साथ आ सकता है क्या आशुतोष? नो मैम, नेवर। No, ma'am. नहीं, बिकॉज एक ही कोई आउटकम होगा। तो जो 3 नंबर आपने ये जो सेट बी कंसिडर किया, मान लो हम 20 का नोटेशन डाल देते हैं, जो कलेक्शन ऑफ 2 4 6 है। अब ये 3 एक साथ तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन क्या है, तीनों अलग अलग आएगा। जब तीनों अलग अलग आएगा देन देयर आर 3 डिफरेंट आउटकम्स। ठीक है, देयर आर 3 डिफरेंट आउटकम्स। लेकिन अगर फेवर, ये तीनों मिलकर किस इवेंट को फेवर कर रहा है, इवन नंबर के इवन अकरेंस। नंबर। समझे, यही Yes, ma'am. अंतर हुआ फेवरेबल वर्ड यूज करने में। आउटकम तब होता है जब रिजल्ट की बात करते हैं, और रिजल्ट कोई एक रिजल्ट हो तब अब वो आउटकम है। फेवरेबल तब होगा जो सारे मिलकर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को अकर करने के लिए फेवर कर रहे हो। अब ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी, ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है 3 डिवाइडेड नंबर बाय टोटल Six. नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। एग्जॉस्टिव क्या होता है, all the possible cases. So there are 6 possible cases. So the term is 1/2. ठीक है, एग्जैक्ट साइंटिफिक टर्म इसका फेवरेबल और एग्जॉस्टिव होता है। अब टर्म समझो, यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो समझना जरूरी है इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी जब आप बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में कुछ चीजें हैं जो बेसिक टर्म्स है, जो डिफाइन किया जाता है, डेफिनेशन के टर्म में लिख लेना होगा तो हम बता देंगे क्या है, या फिर आपको नोट्स वैसा लिखा हुआ शेयर कर देंगे। पहला टर्म होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक सिंपल वर्ड है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कुछ भी, सपोज आपने क्वाइन टॉस करेंगे, क्या मैंने कहा, क्वाइन टॉस करेंगे। जब आप क्वाइन टॉस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आइदर हेड और टेल। बट ये कब होगा, जब आप क्वाइन टॉस करोगे तब। आपको क्या बताना है, क्वाइन टॉस करेंगे तो रिजल्ट ऐसा आएगा, ये आप कह रहे हो। बट अगर आपने क्वाइन टॉस कर दिया देन क्या होगा, रिजल्ट वहां पे ऑलरेडी अकर्ड होगा, या तो हेड या तो टेल आ चुका होगा। देन यू नीड नॉट टू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। है क्या जरूरत? नो मैम। क्योंकि No, वहां ma'am. पे आपके पास आउटकम है, आपको जरूरत ही नहीं है बात करने की प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी की बात तब हम करते हैं जो इवेंट है वो फ्यूचर में आकर होगा एंड आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, फ्यूचर में इवेंट अगर होगा उसमें उसकी बात आप अभी कर रहे हैं, तब आता है। तो आप क्या कर रहे हो, एक कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे तब ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा, आप ये बोल रहे हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट को जो आप फ्यूचर में कंडक्ट करेंगे तो रिजल्ट ऐसा कुछ आएगा, दैट इज नोन एज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. किसी भी एक्सपेरिमेंट को जो आप फ्यूचर में कंडक्ट करेंगे, जिसके आउटकम्स को आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरा टर्म आता है इवेंट। सो इवेंट वो होगा जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, और दो टर्म यहाँ पे, दोनों टर्म कंफ्यूजिंग टर्म है, एक है इवेंट और एक है आउटकम। आउटकम और इवेंट में वही डिफरेंस है जो मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल में बताया। आपने क्वाइन टॉस किया, सॉरी डाइस थ्रो किया इस केस में, तो रिजल्ट एक आउटकम आ जाएगा 2। सो क्वाइन टॉस सॉरी डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्रायल, आपने कोई पर्टिकुलर ट्रायल किया, मतलब क्वाइन टॉस किया, डाइस थ्रो किया, सो वो ट्रायल का जो रिजल्ट होता है उसको आउटकम बोलते हैं। ठीक है, आपने ट्रायल किया और उसका जो रिजल्ट आया दैट इज आउटकम। एग्जाम दिया, उसका जो रिजल्ट आया दैट इज आउटकम। ठीक है, क्वाइन टॉस किया, जो रिजल्ट आया दैट इज आउटकम। तो एक पर्टिकुलर ट्रायल, एग्जाम देना ट्रायल था, क्वाइन टॉस करना एक ट्रायल था, डाइस थ्रो करना एक ट्रायल था, उस ट्रायल का जो रिजल्ट आता है दैट इज आउटकम। वो आउटकम जब मिलकर किसी पर्टिकुलर इवेंट को डिजाइन करता है
तो वो इवेंट होगा। कभी कभी एक सिंगल आउटकम ही इवेंट हो जाता है, जैसे 2 आने का, 6 आने का प्रोबेबिलिटी जो हो गया वो खुद ही इवेंट भी है और खुद ही आउटकम भी है। बट अगर इवन नंबर बोल दिया मैंने, जैसे अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑड नंबर बोल रहे हैं, तो ऑड नंबर आने के लिए क्या होगा, 3 डिफरेंट नंबर्स को आना पड़ेगा, 1, 3 एंड 5 को। तो यहाँ पे इवेंट जो होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आउटकम्स है, ठीक है। तो कभी आउटकम जो है वो सिंगल आउटकम ही इवेंट हो सकता है, और कभी इवेंट जो है आउटकम के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। तो ये चीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आउटकम और इवेंट ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, आउटकम के कॉम्बिनेशन से इवेंट बनता है, बस ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, ये क्लियर है ये दोनों पॉइंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट और ट्रायल। चलो नेक्स्ट पॉइंट है एक एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव वर्ड का यही मीनिंग समझ लो। एग्जॉस्टिव इवेंट मींस ऑल द पॉसिबल आउटकम, जो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम देंगे तो चलो 2 ऑप्शन है, या तो पास करेंगे या तो फेल करेंगे, प्रमोट करेंगे तो वो भी ऑप्शन है, तो वो भी ऑप्शन हो गया। तो ऑल द पॉसिबल केसेस जो हो गए वो एग्जॉस्टिव केस हो गया, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। सो टोटल पॉसिबिलिटीज, जो चांसेस है, जो हो सकता है, सबका जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव केस है। डाइस थ्रो करेंगे तो इसके सिवा कुछ और, अब डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट में क्या एग्जॉस्टिव केस में हेयर डाल सकता है? हेयर आ सकता है डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट में? कभी नहीं होगा, No, ma'am. एग्जॉस्टिव केसेस में ये लिस्ट में नहीं आएगा। तो एग्जॉस्टिव केस वो हो गया जो टोटल ऑप्शन है। दूसरा केस एक आता है एक्सक्लूसिव। ये दोनों वर्ड आपस में कंफ्यूज करने वाला है, एक है एग्जॉस्टिव और एक है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव वर्ड के साथ आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म का मतलब ऐसे समझो, कोई स्टूडेंट अगर ये कहे हम एग्जाम में पास भी हैं और फेल भी हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज अगर आप पास हैं तो फेल के लिस्ट से आपका नाम डिलीट हो चुका है, अगर आप फेल हैं तो आप पास वाले लिस्ट में बिल्कुल नहीं है। यही चीज समझना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म ऐसा होता है जहां सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हो, या फिर कोई एक अगर अकर हो चुका है तो दूसरे के अकरेंस के चांसेस खत्म हो जाए। सपोज आपने डाइस थ्रो किया और आउटकम में 6 आ चुका है, अब कोई पूछ रहा है 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या हो जाएगा बताओ? सपोज आपने डाइस थ्रो किया और 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी ने पूछा, क्या बताओगे? 1:6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं ना, क्योंकि 6 ऑलरेडी अकर्ड है। जैसे यही है, आप पास हो चुके हो, अब कोई बोल रहा है फेल हो गया, तो तुमको क्या लगेगा? मजाक ही कर रहा है ना। यही चीज होता है, अगर आप एक लिस्ट में आ चुके हैं, इन तीनों में से एक बार डाइस थ्रो करेंगे तो रिजल्ट कोई एक ही आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3, 2, 1 जो भी आएगा, कोई एक पर्टिकुलर नंबर आएगा। लेकिन अब एक पर्टिकुलर नंबर ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो बाकी के आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? खत्म, क्योंकि बाकी कुछ आ ही नहीं सकता। एक बार में एक ही इवेंट आएगा ना, दोबारा कुछ आएगा? बताओ। अब दोबारा कुछ भी आने के लिए आपको दोबारा डाइस ही थ्रो करना पड़ेगा, दोबारा एग्जाम ही देना पड़ेगा, तब दूसरा रिजल्ट आएगा। सपोज आपने एक बार एग्जाम दे दिया, पास हो गए, अब तो पास हो चुके हैं, अब किसी को फेल करने का इंतजार करना है, तो दोबारा एग्जाम देंगे, फेल करेंगे, तब उसका सेटिस्फेक्शन होने वाला है। ये मतलब है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड लिखा है, दैट मीन्स अगर आप पास है तो फेल नहीं है, फेल है तो पास नहीं है। किसी एक ही लिस्ट में आपका नाम हो सकता है, आप दोनों में नहीं हो सकते। ये मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। इफ देयर इज वन पॉसिबल आउटकम, या फिर सम आउटकम हैज ऑलरेडी अकर्ड, द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर आउटकम्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है, ये मतलब हुआ किसका? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। तो कभी कभी ऐसा वर्ड लिखा जाता है एग्जाम में वगैरह में, ये वर्ड साइंटिफिक वर्ड यूज किया जाता है कि देयर इज 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। सो 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस मतलब क्या हो गया? हेड और टेल। हेड आया तो टेल वाला हार गया, टेल आया तो हेड वाला हार गया, मतलब ये केस है। ऐसा ही केस होता है तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव केस आता है। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने ऑलरेडी कह दिया, एग्जॉस्टिव मींस टोटल लिस्ट ऑफ आउटकम्स,
और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स अगर एक आउटकम आ जाता है तो अदर के आउटकम का जो भी ऑप्शन है वो खत्म हो चुका है। क्लियर है ये पॉइंट, या फिर अभी भी कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट में, मुझे बताओ। नो क्लियर मैम। है मैम। चलो इसके बाद एक टर्म आता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट टर्म जो है वो ये बताता है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम वाला एग्जांपल हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज उससे रिलेट कर पाओ और यहाँ पे आपको पता चल जाए कि दोनों आपस में रिलेट। जैसे मान लो आपके क्लास में किसी एक का स्टूडेंट का रिजल्ट पता है कि वो फेल हो चुका है या फिर वो पास हो चुका है, उससे आपका रिजल्ट क्या अफेक्ट होगा? नो नो मैम। मैम। कि आपने अलग अपना इंडिपेंडेंट पेपर लिखा है, उसने अपना अलग इंडिपेंडेंट पेपर लिखा है, उसके रिजल्ट से उसका पास होना फेल होना आपको अफेक्ट नहीं करेगा और आपका पास होना फेल होना उसको अफेक्ट नहीं करेगा। किसी एक को जॉब मिल गया तो उसको उससे दूसरे को फायदा नहीं होने वाला, दूसरे को मिल गया तो फर्स्ट को किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, ये चीज होता है। तो इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर एक्स और वाई दो पर्टिकुलर पर्सन है तो एक्स इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। ए को कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो रहा है, वो बी को कहीं अफेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये है, इसको अगर एग्जाम में का एग्जाम के वाला एग्जांपल से हटा के ये देखो, आपने एक पॉइंट टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड क्या होगा? 1/2। अगर दूसरा पॉइंट टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसमें भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट H1 रिजल्ट दे रहा है, H2 है, तो दोनों के केस में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2। तो ये दोनों रिजल्ट आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा अगर कोई आउटकम है देन दैट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर है, ट्रायल क्लियर है, इवेंट क्लियर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लियर है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्लियर है, इंडिपेंडेंट टर्म क्लियर है। क्लियर है इतना? ये नहीं, ये बताइए मुझे, अगर कुछ भी है जो नहीं क्लियर है तो मुझे बताओ, कुछ भी ऐसा टर्म जो अब तक समझ में नहीं आया। क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। अब इसके बाद एक और टर्म ऑफ मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे हम थोड़ा आते हैं। एक टर्म मैंने पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये शायद आपको पता हो, ये भी प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0 एंड प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1। ये होता है। तो अब देखो यहाँ पे ये लिखा तो होता है कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक वैरी करती है, लेकिन इस चीज को अगर थोड़ा टेक्निकली समझा जाए, जो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, जिससे आपको फायदा हो, वो ये है कि अगर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट, इवेंट को हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, देन दैट इज इक्वल टू 0। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 0 है, दैट मींस वो इवेंट कभी भी अकर नहीं होगा। सिंपल टर्म है इसका मतलब, किसी भी चीज के अकर होने का चांसेस 0। मतलब समझो, अगर एग्जाम दिए ही नहीं है तो रिजल्ट किसका आएगा? आएगा क्या? है नो नहीं। अब यही चीज यहाँ पे देखते हैं, जब प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब वो होगा ही नहीं कभी, और जब होगा ही नहीं तो क्या उसको स्टडी करने की जरूरत है? नो मैम। जो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बिकॉज होगा ही नहीं कभी, अकर ही नहीं होने वाला, सो उसको पढ़ना ही नहीं है। दूसरे केस में आ जाता है एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एंड दैट इज इक्वल टू सपोज 1, और अगर प्रोबेबिलिटी 1 है दैट मींस दैट इज सर्टेन, वो 100% होगा ही होगा, दैट मींस दैट इज सर्टेन इवेंट, और श्योरिटी देता है कि अगर 1 है तो वो इमिनेंट टू हैपन, ऐसा केस। अब अगर ये बताओ, कभी भी कुछ चीज ऐसा है जो होने ही वाला है, जो श्योरली होने वाला है, तो क्या तुमको उसको स्टडी करने की जरूरत है? नो मैम। सो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करने की जरूरत है अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की 0 है देन आपको उसको स्टडी नहीं करना, और किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप वो पढ़ो या ना पढ़ो वो होगा ही होगा। 0 है वो बिल्कुल ही नहीं होगा, जो होगा ही नहीं उसका प्रोबेबिलिटी क्या कैलकुलेट करना। सो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि होता है रेंज प्रोबेबिलिटी का 0 से 1 तक, बट आपको जो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी पढ़ना होता है ना, वो 0 से ग्रेटर और 1 से लेस
इस प्रोबेबिलिटी का हम एक्चुअल मेजरमेंट करते हैं और सी को स्टडी करना होता है हमें। इसके सिवा हम कुछ भी स्टडी नहीं कर रहे होते। 0 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तभी हमें पढ़ने की जरूरत है, और 1 से कम अगर प्रोबेबिलिटी है तभी हमें पढ़ने की जरूरत है, अदरवाइज हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो श्योरली होगा वो पढ़ के भी क्या कर लोगे, होना ही है, और जो नहीं होगा वो भी करके कैलकुलेट क्या ही करोगे, कुछ नया तो बताओगे नहीं, बिकॉज वो होगा ही नहीं। ठीक है, सो हमें जो स्टडी करना है प्रोबेबिलिटी का रेंज, दैट इज इन बिटवीन 0 to 1। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस यस मैम। चलो, इसके बाद हमें देखना है कि अब हमें जो स्टडी करना है, जो भी प्रोबेबिलिटी मिलेगा वो 0 से 1 के बीच में मिलेगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो सब समझना है। इसको पढ़ने के लिए हम दो इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें। प्रोबेबिलिटी को अगर आपको अच्छे से समझना है तो 3 कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से रखो दिमाग में, आपका 90% काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये 3 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हो तो। पहला पॉइंट है सेट थ्योरी का पूरा टर्म ध्यान में रखना। दूसरा है परमुटेशन जानना चाहिए, परमुटेशन पढ़े हुए हो अगर अच्छे से तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा 90% चांस है। एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ हो तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और सेट थ्योरी, ये 3 सेट के बेसिस पे ही पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन होता है। जो मैंने मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कहा ना आपको शुरू में, subjective probability, mathematical probability and statistical probability. So mathematical probability जो होता है, हाँ आशुतोष बोलो। मैम, तो हम यहाँ बोलना चाहेंगे कि पहले आप वो तीनों कंप्लीट करवा देते तब फिर प्रोबेबिलिटी पे जाते तो वो ज्यादा बेटर होता ना। तो अभी तो तुम लोग बोले थे कि वो पढ़ लिए हैं, पढ़ा हुआ है। नहीं, हम अच्छा कहाँ ठीक बोले, है, हम तो ठीक है, हम उसको बताते हुए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, सेट थ्योरी, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ये 3 जो भी टॉपिक है, इसी के बेसिस पे जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, अभी जस्ट फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी का नाम जानते हैं तो इतना सबको पता होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो सेट ऑफ ट्रायल्स, जो मैंने डेफिनेशन लिखा था, और ये जो ये होता है, ये दोनों जो आउटकम हम लिखते हैं ना यहाँ पे, न्यूमरेटर में इसका जो टर्म लिखते हैं वो, और जो डिनोमिनेटर में टर्म जो लिखते हैं वो, ये बेसिकली डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेट थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ परमुटेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इन तीनों को अगर आपको पता है अच्छे से, इसका कैलकुलेशन कर लोगे, सिंपल टर्म के सिवाय इसका थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में कर लोगे, तो प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और ये बेसिक चीज है, बेसिक मतलब सबसे इनिशियल स्टेज का प्रोबेबिलिटी ये होता है। इसके बाद इसका थोड़ा एक्सटेंशन होता है जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जाता है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है बेस थ्योरम। अब इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत माइनर चेंज होगा। अब इसी के बेसिस पे पूरा टर्म जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको निकालना है तो सेट थ्योरी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम लोग बोल रहे थे थोड़ा पढ़े हो? यस मैम, थोड़ा पढ़े हैं। थोड़ा बहुत पढ़े हो, चलो ठीक है। अब थोड़ा बहुत पढ़े हो तो हम अगर ये शुरू किए हैं तो थोड़ा हम उससे रिलेट करके एग्जांपल लिख दे देते हैं। देखिए, सपोज कुछ वर्ड ले लीजिए, बिहार। ठीक है, बिहार, अगर हम बिहार वर्ड लिखते हैं तो इसका अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परमुटेशन के हिसाब से इसका अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है, बताओ मुझे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट 2p5। 5। ओनली 5 है ना, तो 5 फैक्टोरियल होता है। जितना नंबर ऑफ 5 into लेटर्स 4 है, into 3 into हाँ हाँ, तो नंबर ऑफ परमुटेशन जो होता है वो नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेटर्स, डिफरेंट लेटर्स, इसके कॉम्बिनेशन को। सो 5 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करोगे तो दैट इज 5 into 4 into 3 into 2। तो अब 1 को लिखने की जरूरत तो है नहीं, 1 तो सेम ही आएगा। चलो, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 120। 120 पॉसिबिलिटीज है जिसको, जिस तरह से हम इसको लिख सकते हैं बिहार को। सिंपल टर्म है। अब यहाँ पे मान लो, अब हम प्रोबेबिलिटी के से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है
What is the probability of getting vowels together? What is the probability of getting vowels together? इसमें vowel कितना है? 2 vowel है. तो vowels को एक साथ अरेंज करने का परमुटेशन में पढ़ा था. अगर दोनों vowels को एक साथ रखा जाए तो क्या तरीका है रखने का? नो मैम. नहीं. चलो ये पढ़ा हुआ है ना, ये पोर्शन तो क्लियर है. बिहार को हम 5 वर्ड है, 5 words are there and 5 factorial is the total possible outcomes. ये सबको क्लियर है? प्लीज टेल मी. यस मैम. ये 5 फैक्टोरियल. अब यहाँ पे अगर मैंने क्वेश्चन मेरा था जो इसी अरेंजमेंट में जो मैंने कंडीशन बोला है बस उसको अप्लाई कर दो. इस कंडीशन को जब अप्लाई करोगे तो देयर आर टू वॉवेल्स. सो वॉवेल्स कितने हैं? और आई और ए. आई और ए. अब क्या कहा जा रहा है? परमुटेशन का मतलब तो पता है कि ये कितने वे में 120 वेज में इसको अरेंज किया जा सकता है. 120 तरीका है जिसमें आप बिहार को लिख सकते हैं. बिहार में जितने लेटर्स है उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं. यही परमुटेशन है. अब अगर मान लो आई और ए जो कि वॉवेल है इसको हमेशा साथ में रखा जाए. हमेशा साथ में रखने का मतलब है जहां भी लिखोगे आप आई और ए को साथ में लिखोगे, बाकी सारे लेटर्स को आपको जहां लिखना है जैसे लिखना है. सपोज अब अगर इसको साथ में लिखेंगे तो क्या होगा? आई और ए को एज अ ब्लॉक में बंद कर दो, बाकी के लेटर्स को बाहर लिखो. चलो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो कुछ छूट तो नहीं रहा है, चेक करो. नो मैम. सो अब क्या करते हैं, जब फिक्स कह दिया जाता है ना कि साथ में रखना है तो उसको ऐसे अरेंज कर देते हैं. 1 इन दोनों को एज अ सिंगल लेटर कंसिडर करेंगे. सिंगल लेटर मतलब आई और ए को एज 1 कंसिडर करोगे. दिस इज द थर्ड लेटर एंड दिस इज द फोर्थ लेटर. सो अब जो टोटल पॉसिबल ऑफ अरेंजमेंट होगा दैट इज 4 फैक्टोरियल. साथ में क्या होगा? ये आई और ए जो है वो ए और आई भी लिखा जा सकता है ना, क्योंकि साथ में लिखा गया है. और साथ में का मतलब आई ए ही नहीं होता, ए आई भी साथ में ही होता है ना. तो ये तरीका है. तो अब इन दोनों को कितने वे में लिखा जा सकता है? 2 लेटर्स आर देयर, सो 2 फैक्टोरियल वे में इसको भी लिखा जा सकता है. सो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल जो होगा वो कितने वे में? बिहार को लिखा जा सकता है जब आई और ए साथ हो. ठीक है, समझ आया कुछ या नहीं बताओ मुझे. यस मैम. आ गया मैम. 4 फैक्टोरियल ये हो गया और ये दो आपस में जो अरेंज होगा वो 2 फैक्टोरियल होगा. सो 4 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 24. 48. इंटू 2. 2 फैक्टोरियल को 2 लिखेंगे. सो अब 20 48 48 48 वे में हम लिख सकते हैं बिहार को when I and A are together. ठीक है, अब हम क्वेश्चन जा रहे हैं वापस से प्रोबेबिलिटी पे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ I and A जो साथ में था इसको एज अ इवेंट हम ई वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे. दैट इज इक्वल टू 48 बाई 120. ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे. 48 से कैंसिल होगा 120. देखो अगर होता है तो 2 से तो होगा ही, और सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा वही प्रोबेबिलिटी है. तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? बिहार वर्ड को जब हम आई और ए को साथ में रखेंगे व्हेन द वॉवेल्स आर टुगेदर, तो बिहार को अरेंजमेंट जो होगा उसकी पॉसिबिलिटीज, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. ये हुआ क्वेश्चन का आंसर. बताओ इस पूरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को एक बार आप रिवाइज करके एक बार पूरे स्टेप को फॉलो करते हुए करके देखिए. कुछ डाउट लग रहा है तो बताइए. अच्छे से देख लो. हम फिर से अभी एक क्वेश्चन भी देंगे बनाने के लिए. ऐसा मत बोलना हाँ हाँ बस, मुंडी हिलाने वाला बात नहीं. यस मैम, दीजिए क्वेश्चन. दे. चलो दे दीजिए. सी इमेज का करो. सी इमेज का करो और वही Same कंडीशन डाल दो व्हेन द वॉवेल्स आर टुगेदर. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग all the vowels together in the word C image. ठीक है, चलिए बताइए अब मुझे जरा जल्दी.
जब परमुटेशन पे बेस्ड होगा तो क्वेश्चन इस तरह का होगा। ये भी एक आइडिया लेते चले जाइए, समझिए इस चीज को कि सेट थ्योरी पे होगा तो क्वेश्चन कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन कैसा होगा, इस तरह से ये चीज समझते हुए करना है। बताओ बना? मैम 0.2 आ रहा है। 0.2 यस मैम। और किसी का आया है? मैम 0.2 आ रहा है मैम। 144 डिवाइड बाय 720। 144 डिवाइडेड बाय 720। एक Yes, मिनट, चलो ma'am. देख लेते हैं, इसे इरेज कर दो ना। चलो सी इमेज, स्पेलिंग करेक्ट है ना? यस मैम। आई ए और ई, ठीक है। सो आई ए और ई, आपके पास ये तीन कॉम्बिनेशन आ गया एज अ सिंगल लेटर, सी एम एंड जी, यही है ना? चलो, सो फर्स्ट इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन, थर्ड इज दिस वन, फोर्थ इज दिस वन, तो अल्टीमेटली 4 फैक्टोरियल इसका आएगा इनटू 3 लेटर्स आर देयर, सो 3 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या हो जाता है? 24 24 इंटू 6 सॉरी 3 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा? 6। 144। ये हो गया इसका रिजल्ट। और इधर देखा जाए तो इसमें टोटल लेटर्स है 6, सो 6 फैक्टोरियल, सो 6 फैक्टोरियल 720। का आंसर हो जाएगा 720। एक मिनट, चलो ठीक है। अब इसी का पॉसिबिलिटी जो आपको कैलकुलेट करना था यही था, दिस डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, तो 720। अब 720 से कैलकुलेट कर लो और रिजल्ट आ जाएगा आपका। सो ठीक है, समझ गए? सो परमुटेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस यही होगा। अब इसमें कोई भी वर्ड दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, जब परमुटेशन में ऐसे क्वेश्चंस को बनाया है जिसमें रिपीटेशन ऑफ लेटर्स होता है। नॉट अलाउ रहता है, Yes, अलाउ ma'am. रहता है, नॉट अलाउ भी रहता है। हाँ, तो रिपीटेशन ऑफ लेटर्स अगर अलाउड है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन नॉट अलाउड अगर है तब प्रॉब्लम है ना? तब उसको रिमूव करना होता है, क्योंकि अगर अलाउड है तब तो जैसे ऐसे कर रहे हैं वैसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अगर इसी में अगर सीमेज को हटाओ और कॉलेज वर्ड लिख लो, तो कॉलेज जो लेटर है यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ लेटर दिख ही रहा होगा। अब अगर मान लो किसी ने बोला है COLLEGE, सेम लेटर हम लिख रहे हैं, सेम स्पेलिंग लिख रहे हैं, दिख रहा होगा। अब मैंने कहा ये एल इधर लिख दिया, मैंने ये एल इधर लिख दिया, अब है तो वर्ड वही कॉलेज ही, लेकिन अब रिपीटेशन इसमें मैंने, एक इंसान ये कंसिडर करेगा कि ये दोनों लेटर दो अलग है, दोनों वर्ड अलग अलग है, और कोई ये कंसिडर करेगा कि दोनों सेम है ना? क्योंकि जो आप प्लेस चेंज कर रहे हैं उसका मुझे लगता है कि स्पेलिंग में कोई इफेक्ट आया ही नहीं, तो नया वर्ड बना ही नहीं है, तो हम दोनों को एज अ सेम का सिंगल वर्ड कंसिडर करेंगे, और कोई इसी को डिफरेंट कंसिडर कर सकता है। सो अब इस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है और इसको कैसे हटाना होगा। सो अगर रिपीटेशन अलाउड है, दोनों दो अलग लेटर है, तब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना अभिजीत? कोई दिक्कत होगी? अलाउड No, होगा मैम। तो नहीं है। नो लेकिन अगर
डिफरेंट होगा तब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। उस केस में कॉलेज का अरेंजमेंट कितने वे में होगा जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है? तो मुझे ये कोई बता देगा? मैम 6 6 नहीं, फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछना है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 720 720 होगा। कॉलेज में कितना लेटर्स है? यहाँ पे 7 लेटर्स है ना? 7 120 होगा। 120 होगा। कैसे होगा 120? मैम CO एक तो L और हाँ। EG। यस मैम 120 होगा। यहाँ 120 पे होगा। होता क्या है कि ये जो टोटल टर्म लेते हैं, जो टोटल 7 फैक्टोरियल है उसको हम लिख देंगे। तरीका देखिए क्या है, जितने लेटर्स से शुरू हो रहा है वो टोटल लेटर्स डिवाइड कर देते हैं जो रिपीट हो रहा है। अब रिपीट कौन सा टर्म हो रहा है? डबल L रिपीटेड टर्म है कॉलेज में, और डबल E जो है वो रिपीटेड टर्म है। सो अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, सॉरी 7 इंटू जो भी टर्म है ब्रेक 120 करिए। है। हाँ ठीक है, जो भी तरीका यही चीज अप्लाई करना है ऐसे। 7 इंटू 6 5 4 3 एंड 2। अब इसको 2 फैक्टोरियल तो एक तो 2 कैंसिल ही हो जाएगा अल्टीमेटली, और दूसरा कोई भी कैंसिल कर दीजिए मैम। हाँ 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब किसी को हाँ, तो क्या फिर बचा बताओ? 120। आ रहा है? नो मैम। क्या होगा? ये होगा आंसर। 180 into 7। 180 इंटू 7 जो भी होगा ये आंसर होगा, ठीक है। मैम ये 1260 आएगा। हाँ 1260 आएगा। 30 और 40 140 और 30 7 6 ये 42 हमें और 260 420 आएगा। होगा। 420 होगा। नो मैम 7 42 और उधर 30। अरे इसका 10 हुआ ना? अच्छा सॉरी, ये 3 भी है। हाँ हाँ ठीक है। 420 इंटू 3। 1260 हाँ 1260। 1260। सो 1260 ये होगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ऐसे पहले का कितना होता? टोटल 7 फैक्टोरियल होता, अलाउड होता तो 7 फैक्टोरियल जाता, और 7 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा? देखो तो 5000 जरा। कुछ है। तो 1260 हो जाएगा। ये तब होगा जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड होगा तो फिर ये नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? यस मैम। यस मैम। अब इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना। परमुटेशन वाला कुछ तो क्वेश्चन तुम लोग बोल रहे हो ना, पढ़े हुए हो कुछ, तो उसी चीज को अप्लाई करके देखना प्रोबेबिलिटी पे। इसी में अगर मान लो लास्ट क्वेश्चन में जो था, अगर सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ होते तो क्या होता? सीमेज वाले में तो 3 3 दोनों है तो सेम ही आंसर आएगा, लेकिन उस केस में जो बिहार वाला था उसमें डिफरेंट आंसर आएगा। सीमेज में टोटल 3 3 है ना। अब ये चीज, एक चीज यहाँ पे नोट करना, बिहार वर्ड है 5 लेटर का। कोई और लेटर बताओ जो 5 डिस्टिंक्ट लेटर से बनता हो। 5 कोई ऐसा वर्ड बताइए। 5 डिफरेंट लेटर। पटना नहीं, रिपीटेशन है पटना में। और कुछ जहाँ रिपीटेशन नहीं है? कोई 5 लेटर? मैंगो। मैंगो। ठीक है, अब मैंगो का भी लेटर का जो अरेंजमेंट होगा वो कितना होगा? अलग अलग। अलग नहीं होगा। 5 लेटर बिहार का जितना आया उतना ही मैंगो का भी आंसर आएगा, ये ध्यान देना। अब आप 5 लेटर का डिफरेंट लेटर्स का वर्ड का अरेंजमेंट इधर आप बिहार का करिए या फिर मैंगो का करिए, आंसर जो होगा वो सेम होगा। सो न्यूमेरिकली दोनों टर्म इक्वल ही है। वैल्यूज नंबर जो आपने लिखा है अल्फाबेट, भले आप अलग अलग यूज कर रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेगा वो दोनों में सेम ही बनेगा। इसमें भी 5 फैक्टोरियल बनेगा और इसमें भी 5 फैक्टोरियल बनेगा, क्योंकि 5 डिफरेंट लेटर्स इसमें भी है और 5 डिफरेंट लेटर्स इसमें भी है। 4 लेटर का कोई वर्ड उठाओ
आप दोनों का सेम करो, रिजल्ट सेम आएगा। यही चीज आपको नोट करना है, जो मैथमेटिकली इक्वल है। ठीक है, सो इसका प्रैक्टिस करके आप लोग देखना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी होगा तो आप बताइए, उसके अकॉर्डिंग पूछ, मतलब परमुटेशन वाला देखते हैं, अगर जो चीज कर लिए उससे रिलेट करके बना सकते हैं, है ना। मैम नेक्स्ट क्लास सेट से स्टार्ट करते हैं, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, ठीक। हम लोग जंप करते रहो, यहाँ से वहां, वहां से वहां। चलो ठीक है, Thank you, ma'am. ओके, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके देन।